तो आपकी थी इतने साल, सांसद भी 15 साल आपके यहाँ पे थे, मंत्री भी थे, तब भी मिले बंद हो रही थी। नहीं, तब मिले बंद नहीं हुई थी। जो मिले बंद थी उनको खुलवाने का काम किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी में है ना आप, लेकिन पार्टी कभी टिकट तो डिक्लेयर करती नहीं है, कैसे डिक्लेयर कर दिया? हमने पार्टी से कोई टिकट डिक्लेयर नहीं किया। मैंने भावी मतलब मैं हो सकता हूँ कि मैं मेयर का प्रत्याशी हो जाऊं। नमस्कार, मैं हूं मां, स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। इसी क्रम में हम लोग जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और कई लोग हमारे स्टूडियो में आकर अपनी बातों को रख रहे हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह मर्तोलिया जी। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। विजय जी, जब मैंने आपका परिचय दिया तो मैंने एक शब्द बोला, आप जो है राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं इंटक के। इंटक को लेके बड़ा विवाद चल रहा है, कोई कहता है ये फर्जी है, कोई कहता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये वैध नहीं है। तो आप सही में हैं या मतलब ऐसा ही है? देखिए ऐसा है, इंटक में 3 गुट चल रहे हैं, कहीं कहीं तो 4-4 गुट चल रहे हैं। ऐसे तो इंटक बनाने को कोई भी बना सकता है, ठीक है। इंटक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी अपना जो है यूनियन का जो है रजिस्ट्रेशन करके अपने आप को इंटक साबित करना चाहेगा तो वो कर सकता है। वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मज़दूरों का है ये पूरा जो है। और पहली चीज़, दूसरी चीज़ क्या है कि जो संजीवा रेड्डी गुट है वो 2007 में निरस्त कर दिया गया था। और दूसरी चीज़ एक दद्दई गुट करके हैं, उनका भी निरस्तीकरण हो गया था। और हम लोग तिवारी गुट से हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के.एन. त्रिपाठी जी हैं, जो पूर्व लेबर मिनिस्टर रहे हैं झारखंड में। और जो है इन लोगों से फिर हम लोगों का काफ़ी विवाद भी हुआ इस मामले में, और कोर्ट कचहरी भी हुआ। और जब हाई कोर्ट में जब कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट में जब केस पहुंचा तो हाई कोर्ट में हम लोग जीत गए। और हाई कोर्ट ने कहा कि असली इंटक आप ही है, क्योंकि 1947 के इंटक से आप संबंधित हैं। मतलब आप जो है असल इंटक नेता हैं। उसके बाद भी फिर ये इनका विवाद रुका नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ जो है इंटक के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम ये लोग कर रहे थे। फिर ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार ये चला, केस चलते रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको घोषित कर दिया कि आप फर्जी इंटक हैं। जो असली इंटक है 1947 वाला गुट जो है तिवारी गुट ही असली इंटक है। उसके बाद से इन लोगों ने अब नया ऑफर एक दे रहे हैं कि तीनों चारों गुट मिल करके हम लोग एक होते हैं। हमने कहा भाई एक होने में कोई बुराई नहीं है। अगर एक ही होना था तो आप पहले आ जाते, पहले हम लोग एक हो जाते। क्यों आपने कोर्ट कचहरी किया? क्यों आपने हम लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया? तो कहीं ना कहीं ये लोग विद्रोह करना, और इन लोगों का अभी आप देखिए, अभी लेटेस्ट में ये हुआ कि जैसे निगमीकरण को लेकर के हुआ बात। तो हमारे गुट से पूछा गया निगमीकरण के लिए, तो हमने कहा देखिए ये सरकार बहुत गलत कदम उठा रही है। और जैसे अवैध निर्माणी जैसे भाई गवर्नमेंट की बहुत बड़ी संस्था है, जिससे बड़े बड़े हथियार बनते हैं जो आर्मी में यूज होता है। और जो जैसे सन 1971 में जब लड़ाई भी इक्विपमेंट होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई हम इसका विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे, इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि संजीवा रेड्डी गुट के कुछ लोग जाते हैं, वो जो है राजनाथ सिंह के पास जाके अपनी सहमति दे के आते हैं कि आप जो है ये प्राइवेटाइजेशन करिए, हम आपके साथ में हैं। मतलब ऐसा कर रहे थे कि आप जो भी कर रहे थे उसके वो विपरीत जाकर, मतलब कुल मिला के आप वैध हैं, आप अवैध नहीं हैं। हम वैध हैं, इसीलिए हम लोग जो है जो कार्य करते हैं अपने नियम के अनुसार करते हैं। जो हम विपक्ष में हैं और हमारी पार्टी विपक्ष में है, जिसके हम सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो हम तो वही काम करेंगे जो कांग्रेस पार्टी करेगी, जो कहेंगे ये लोग, है ना। तो हम तो इनका समर्थन नहीं कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की समर्थन नहीं कर सकते हैं। वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो हम ये कह दें कि नहीं हम आपके साथ में हैं। हम आपके साथ में बिल्कुल नहीं हैं। आप अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे हम हर वक्त आप लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अच्छी चीज़ों का विरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, नेताजी का एक परिचय और है कि वो ये नेताजी हैं जिनका कुछ दिन पहले ट्विटर का अकाउंट लॉक कर दिया गया था। ऐसा क्या पोस्ट कर दिया था आपने कि आपका अकाउंट ही लॉक कर दिया गया? देखिए हमारा ट्विटर में लॉक इसलिए कर दिए थे ये लोग, क्योंकि लगा भाई जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा होगा ये विवादित जो है कर रहे हैं पोस्ट, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमने सिर्फ इतना कहा था, उसमें अपनी पोस्ट में लिख दिया कि मैं भी राहुल हूँ। भाई मैं भी राहुल गांधी हूँ। जब राहुल गांधी बहुत बड़ा विवाद है क्या देश का? यही तो समझ में नहीं आता आखिर ये करना क्या चाहते हैं, कि मतलब कि राहुल गांधी जी को क्या विवादित इंसान साबित करना चाहते हैं? भाई यही तो बात है। भाई हमने अगर इतना ही लिख दिया कि मैं भी राहुल गांधी हूँ, तो इन्होंने जो है मेरा ट्विटर ही ब्लॉक कर दिया।
मतलब आप ये देखिए कि केवल इन्होंने बताया कि इन्होंने लिख दिया मैं भी राहुल हूँ, इसलिए इनका अकाउंट लॉक कर दिया गया। आप मजदूरों की राजनीति करते हैं और जब कानपुर के परिप्रेक्ष्य में बात आती है तो सबसे पहले हमको मिलों की याद आती है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बंद चल रही है, उनकी बात आती है। अभी कोरोना का समय चल रहा है और पहले जो हालात थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। बहुत सारे लोग अपने घर में थे, उनके पास कमाने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए कुछ खाना नहीं था। उस दौरान आपने क्या किया था? कानपुर शहर एक समय में मैनचेस्टर कहा जाता था यूपी का, और यहाँ की जो मिलें हैं दिन प्रतिदिन बंद होते जा रही हैं। कोरोना काल में तो मुझे लगता है 60% तक मिलें सब बंद हो गई हैं। जो छोटे सरकार तो आपकी थी इतने साल, सांसद भी 15 साल आपके यहाँ पे थे, मंत्री भी थे, तब भी मिलें बंद हो रही थी? नहीं, तब मिलें बंद नहीं हुई थी। जो मिलें बंद थी उनको खुलवाने का काम किया जा रहा था। जो भारतीय जनता पार्टी ने सन 2001 में जो ये कर्मचारी विरोधी कदम उठाया था, एक तो पेंशन योजना के तहत, दूसरा जो कानपुर के मिलें हैं उनको बंद करने का काम किया था इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, देखिए जब सत्ता में आता है तो कहीं ना कहीं इंसान को समय लगता है उसको सही करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने पूरी 10 साल का समय क्या कम होता है क्या, बताइए? 4 से 14 का समय कम होता है क्या? पार्टी में एक ऐसा दौर था जब कानपुर में कांग्रेस पार्टी की सरकार, मतलब जब सरकार रही है तो कानपुर में ऐसा दौर था कि नए नए छोटे छोटे बड़े बड़े फैक्ट्रियां रोज खुल रहे थे। जो पुराने फैक्ट्रियां थे भाई वो किन्हीं कारणों से बंद हुए, लेकिन उनको खुलवाने का काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका प्रयास जरूर किया। उनके कर्मचारियों का ध्यान रखा गया, उनके कर्मचारियों को डीए दिया गया, उनके कर्मचारियों को पेंशन दिया गया, और उनके कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है उसका सैलरी भी दिया गया, ठीक है। और जो छोटे उद्योग है कांग्रेस पार्टी ने उनको मंजूरी दी, बहुत जल्द मंजूरी दी, ताकि जो गरीब असहाय मजदूर हैं उनको काम मिल सके। और लेकिन आज कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, भाजपा लड़ाई नहीं लड़ रही है। भाजपा हर समय कर्मचारी विरोधी रही है, असंगठित कर्मचारी विरोधी रही है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। सिर्फ पूंजीपतियों के 4 पूंजीपति 5 पूंजीपतियों को फायदा उठाने के लिए भारत के नवरत्न को बेच डाला इन लोगों ने। आप बताइए हम कहाँ से कहेंगे ये गरीब असहाय मजदूरों के साथ में है। और आजकल मर्तोलिया जी, एक ये बात चल रही थी कि एक बिल पास हुआ था, उसमें सामान्य वेतन लोगों को मिल जाए, उसके लिए बहुत जद्दोजहद हुई थी। लेकिन आज भी अगर हम संगठित क्षेत्र देखें, असंगठित क्षेत्र देखें, लोगों को पैसा ही नहीं मिल रहा है। 5,000 कहीं 6,000 कहीं 4,000। क्यों इतना डिले हो रहा है, क्या कारण है? देखिए ऐसा है, ये सरकार तो सिर्फ वादे करना जानती है और एक जुमलेबाजी करना जानती है। इन्होंने कहा कि हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक वर्दी निर्धारित करेंगे, एक सैलरी निर्धारित करेंगे। आज तक वो सैलरी इन्होंने निर्धारित नहीं किया। आपने क्या किया इस दौरान? इस दौरान हमने कौन से दौरान? कोरोना काल की बात कर रहे हैं? कोरोना काल नहीं, इस दौरान, मतलब जब ये बिल पास हो गया था तो इसके इम्प्लीमेंटेशन की लड़ाई के लिए आपने क्या किया? हाँ, हम लेबर मिनिस्टर से मिले हुए थे। हम मिले उनसे जा करके, उनसे मिले, और मिलने के बाद हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया। हमने कहा भाई जो मजदूरों के लिए जो आप लोगों ने ये घोषणा किया है, आखिर ये पूरा कब होगा? उन्होंने हमको आश्वासन दिया, बोला आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो घोषणा किया है सरकार ने उसको पूरा करेगा। लेकिन आज तक वो घोषणा पूरा नहीं हुआ है। वो घोषणा सिर्फ कागजों में ही रह गया है। मैं देख रहा हूँ असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो छोटे छोटे फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका शोषण हो रहा है। आप बताइए 12-12 घंटा ड्यूटी करने के बाद 5,000, 4,000, 6,000 रुपये सैलरी दी जाती है। ये कहाँ तक सही है? यहाँ तक कि आप समझिए, अभी एक बहुत जल्दी लेटेस्ट, मतलब बहुत जल्दी की बात है, पार्ले जी में एक 17-18 लोग मर गए थे, 18-19 मजदूर हमारे मर गए थे एक्सीडेंट में। उसमें लापरवाही किसकी थी? फैक्ट्री संचालक की लापरवाही थी। कंपनसेशन भी कुछ खास नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया। फैक्ट्री संचालक ने ये तक कह दिया कि ये मेरे मजदूर हैं ही नहीं। जब मैंने वहाँ जिनका प्रेजेंटेशन जो रजिस्टर है वो खुलवाया तो सबके नाम बाकायदा उसमें लिखे हुए थे। कन्नी काट रहे थे सब मिला के कन्नी काट रहे थे कि नहीं ये हमारे मजदूर नहीं है। और पहली बात, जो नियम है, जो लेबर कानून है, उसमें एक नियम है कि फैक्ट्री में जो मजदूर काम करता है, घर से फैक्ट्री पहुंचने तक और फैक्ट्री से घर पहुंचने तक की जिम्मेवारी फैक्ट्री ओनर का होता है। फैक्ट्री एक्ट पूरा बना है इसके ऊपर, फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है, उसके तहत ही होता है। हाँ। जब फैक्ट्री में आप लोग जो है मजदूर को ला रहे थे, एक ही गाड़ी में, छोटी सी गाड़ी में 20-22 लोग को भरने की ज़रूरत क्या थी? कहीं ना कहीं आप लोग अपना स्वार्थ देख रहे थे, अपना पैसा बचाना चाह रहे थे कि मजदूरों को चाहे जैसे लाए, कूड़े की तरह भर के लाए, चाहे जैसे लाए। हाँ, मतलब ढोने वाला काम था। चलिए, अभी आपसे मैंने मजदूरों की राजनीति की बात करी क्योंकि आप इंटक से आते हैं, लेकिन आपकी जो पेरेंट पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में है, ठीक है। जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ और उत्तर प्रदेश और कानपुर को देखता हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के जो बीच में अवध का क्षेत्र हो गया वहाँ पर देखता हूँ, कुछ है ही नहीं पार्टी का, ना कोई जनाधार है ना कुछ है। पूरा सवाल सुन लीजिएगा फिर बोलिएगा, ठीक है। पिछली बार 7 सीटें आई थी। नकुल के आसपास जो सहारनपुर की सीटें हैं वहाँ पर कुछ आ गई थी, रामपुर खास की आ गई थी, कानपुर से एक सीट आ गई, 7 सीटें आई थी। इस बार 7 से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? देखिए, इस बार जो बागडोर संभाला है उत्तर प्रदेश में, वो माननीय प्रियंका गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने संभाला है।
और जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में आई है, मानो राजनीति में भूचाल सी आ गई है। दिख तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन दिख रहा है। ये आप गलत सोच रहे हैं। आप सर्वे करिए, और सर्वे करिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। 5 सीटें आ रही हैं एक सर्वे में। नहीं, अभी की 5 सीटें कहाँ से सर्वे में आ रही है? अभी एक एबीपी न्यूज़ का सर्वे हुआ, 5 सीटें आ रही हैं। ऐसे देखिए, ऐसे सर्वे नहीं। आप जब चुनाव होगा तब आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी कितनी सीट पर आ रही है। सबसे बड़ा काम किया प्रियंका जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष एक मजबूत व्यक्ति को लाया जो आम जनता के बीच के व्यक्ति था। अजय कुमार लल्लू जी आम जनता के बीच के व्यक्ति हैं। कोई जानता तो है नहीं उन्हें, कोई जानता तो है नहीं। वो बहुत बड़ा नेता नहीं है। देखिए, वो बहुत बड़ा नेता नहीं, बहुत बड़े अभिनेता नहीं है, मगर वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। वो ज़मीनी कार्यकर्ता क्यों नहीं जानते? 2 बार के विधायक है, क्यों नहीं पब्लिक उनको? कार्यकर्ता तो आप भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं हुए फिर? नहीं, वो बात आपकी सही है। हम देखो, हम ये कह रहे कर्मठता की बात। उन्होंने जो युवाओं को जोड़ने का काम किया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो युवाओं को जोड़ने का काम किया, बड़ा सराहनीय काम है उनका। आज जो युवा हमसे नहीं जुड़े थे, जो हमसे दूर हुए थे, वो युवा आज दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं पार्टी। लेकिन जब युवा जुड़ जाता है, उसकी अपेक्षा होती है भाई साहब हमको टिकट मिल जाए, हम भी चुनाव लड़ लें। युवा जोड़ तो लेते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती तो वही 50-60 साल से ऊपर जो लोग हैं उन्हें टिकट दिया जाता है। नहीं, अब क्या ऐसा नहीं होना है? हमेशा होता है। अब नहीं होगा ऐसा। अब अगर हो गया तो अब नहीं होगा ऐसा। हम आपको इस चीज़ का गारंटी दे रहे हैं। अब ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, अब काबिलियत पर टिकट मिलेगी, क्योंकि प्रियंका जी ने कहा है कि हर विधानसभा से 5-5 लोगों की लिस्ट मंगाया जाए, जो टिकट के दावेदार हैं, जो अपने आप को प्रबल दावेदार कह रहे हैं, उनका बाकायदा इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद जो सक्षम व्यक्ति होगा, जो चुनाव लड़ने के काबिल होगा कि वाकई ये बंदा जो है जा करके क्षेत्र के जनता के लिए कुछ कर सकता है, तो उसी को टिकट दिया जाएगा। इसमें एक बात जोड़ूंगा, जब 17 का चुनाव हो रहा था तब राहुल संदेश यात्रा निकाली जा रही थी, यही समय चल रहा था। ठीक, राहुल संदेश यात्रा के दौरान किसान मांग पत्र भरवाए गए थे और हर विधानसभा में कई लोगों से कहा था कि राहुल जी की यात्रा निकलेगी, आपका सम्मान, आपको सम्मान करना है उनका। ठीक, उसके बाद जाकर गठबंधन कर दिया जाता है। ठीक, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अगर मान लिया आगे चल के कोई गठबंधन की बात आ गई या कुछ हो गया, तब आप अपने कार्यकर्ताओं को जवाब क्या देंगे? देखिए, तब की समीक्षा कुछ और थी, अब की कुछ और है। ठीक है, तब कहीं ना कहीं पार्टी को ये लग रहा था कि पार्टी के आला हाईकमान को ये लग रहा था कि ऐसा न हो कि हम लोगों ने जो तैयारियां की हैं बूथ स्तर पे, जिला स्तर पे, कहीं ऐसा तो नहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल शून्य था? नहीं, तब शून्य नहीं था, कॉन्फिडेंस तो था। इसका मतलब क्या हुआ फिर? गठबंधन क्यों किया? मैं आपको बता रहा हूँ ना, गठबंधन करने का ये हाईकमान का निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं है। हम लोग देखो कार्यकर्ता हैं, हम कोई बहुत बड़े नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं। हम अपनी कार्यकर्ता के हैसियत से बात करते हैं, उन लोगों से भी, और सबसे बात करते हैं हम कार्यकर्ता की हैसियत से। जो हमें ख़राब लगता है उसका हम विरोध करते हैं। रही बात गठबंधन की, गठबंधन किया, कहीं ना कहीं हाईकमान को ये लगा होगा कि गठबंधन करने से हम कहीं ना कहीं हमारी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, देखो अगर गठबंधन नहीं होती तो निश्चित तौर पर हमारी 7 या 5 सीटें नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश में हमारी कम से कम 50-60 सीटें होती अगर गठबंधन हुआ होता। ये मानते हैं आप बात? ये रियल में, ये क्योंकि वो गठबंधन वाकई गलत हुआ था, इसका मैं विरोध करता हूँ। बोल के आए इस बार, ये दीदी को नहीं बोल के आए? इस बार जो है पहले से ही कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई गठबंधन किसी भी पार्टी से नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। वो बात अलग है, चुनाव के बाद क्या होता है क्या नहीं, वो बात की बात है। प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस एक अलग विषय हो गया, वो बात का विषय है। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी किसी भी पार्टी से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी, न गठबंधन करेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और ये निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो आप मान के चलिए फुल बहुमत में सरकार हम बनाने की हिम्मत रखते हैं। बहुत जज्बा चाहिए आप जो बात बोल रहे हैं, क्योंकि मुझको तो कहीं दिख नहीं रहा है। पिछली बार 7 आई थी, इस बार और बढ़ जाए बड़ी बात है। खैर वो समय बताएगा। अब मैं अगला सवाल लेता हूँ आपसे। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल ये पूछता हूँ कि जब मैं निकलता हूँ, रोडों पर जाता हूँ और चौराहों पर जो चर्चा होती है वो ये चल रही है कि विजय भैया भावी महापौर प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी में है ना आप, लेकिन पार्टी कभी टिकट तो डिक्लेयर करती नहीं है, कैसे डिक्लेयर कर दिया? हमने पार्टी से कोई टिकट डिक्लेयर नहीं किया। मैंने भावी मतलब मैं हो सकता हूं कि मैं मेयर का प्रत्याशी हो जाऊं। मान लिए टिकट ना हुई तो कोई बात नहीं है, कार्यकर्ता की हैसियत से अब भी काम कर रहा हूं, तब भी करूंगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे? अगर आला हाईकमान अगर हमको टिकट नहीं देते हैं, उस कंडीशन में अगर वो कहते हैं कि भाई आप इस काबिल नहीं हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ता की हैसियत से मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। आज मुझे कांग्रेस पार्टी में 32 साल से मैं काम कर रहा हूँ।
एक कांग्रेस पार्टी के एक जीवन दे दिया आपने नहीं, लगभग। कांग्रेस पार्टी के लिए लमसम समझिए, इतनी उम्र हमारी हो गई, हम कांग्रेस पार्टी से कभी इधर उधर नहीं हुए। बहुत से लोग आए, बहुत से गए, बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी में पुराने नेता थे, वो चले गए, उनने सोचा कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस का भविष्य है, कांग्रेस ही एकमात्र एक पार्टी है। मैं आपसे आपका पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ कि आप मेयर के कैंडिडेट होंगे नहीं होंगे तो क्या भविष्य है वो मतलब नहीं है। हमने आपसे क्या कहा कि कांग्रेस का, अगर कांग्रेस के हाई कमान हमको टिकट देती तो निश्चित तौर पे हम चुनाव लड़ेंगे। और रही बात चुनाव, टिकट मांगने का हक हर कार्यकर्ता को है, और मैं भी मांग रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है उसमें। मैंने ये नहीं कहा कि मैं प्रत्याशी हूँ, मैंने कहा मैं भावी प्रत्याशी हूँ। एक अपेक्षा जाहिर कर दी। जाहिर कर दिया कि मैं लड़ना चाहता हूँ चुनाव, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना मैंने कभी टिकट मांगा, मैंने सबको चुनाव लड़ाने का ही काम किया। बीच में खबर भी आई थी अकबरपुर रनिया से मांग रहे हैं आप। नहीं, हमने टिकट हमने कभी नहीं मांगा, ये सब फालतू की बातें अफवाह है मतलब। हाँ, कोरी अफवाह थी कि टिकट मांग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। हमारे तक बात भी आई थी, हमने उसका खंडन किया था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी टिकट नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हो। जो मैंने किया है वो दिख भी रहा है, पूरे शहर में मैंने कितना काम किया है, ये आप लोग स्वयं सर्वे करेंगे तो देखेंगे कि विजय सिंह मर्तोलिया ने पूरे शहर में कितना मेहनत किया संगठन को मजबूत करने के लिए। और रही बात, देखिए टिकट की बात है, हाईकमान अगर हमको टिकट देगी तो ये निश्चित तौर पे है कि हम जीत अपनी दर्ज करा के रहेंगे। चलिए एक सवाल लेता हूँ, फिर ये इंटरव्यू वाइंड अप करता हूँ। आपने कहा कि जीत दर्ज करा कर रहेंगे। इस समय कानपुर में एक महिला मेयर हैं, इससे पहले कांग्रेस के अनिल शर्मा जी मेयर हुआ करते थे, उससे पहले पूरा सूखा पड़ा हुआ था, कांग्रेस का कोई मेयर नहीं था। भगवान करे आप मेयर बन जाएं, आपको टिकट भी मिल जाए, शुभकामनाएं आपको। कांग्रेस का श्री प्रकाश जायसवाल जी भी बहुत तब चुनाव नहीं हुआ था, इलेक्टेड थे वो, ठीक, चुनाव नहीं हुआ था, ठीक। मान ली आप मेयर बन जाते हैं, आपको टिकट मिल जाता है, शुभकामनाएं आपको। सबसे बड़ा मुद्दा जो कानपुर नगर निगम के अंतर्गत आ रहा है वो क्या है और उसको कैसे सुलझाने का काम करेंगे विजय मर्तोलिया जी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा कानपुर में क्या है, हम आपको बताएं। सीवर लाइन जो चौक पड़े हुए हैं और जो मलिन बस्तियों का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है मलिन बस्तियों का। वहाँ पर आप समझिए, बरसात में आप जाइए, उनके पास छत नहीं है, पानी गिर रहा है, रात बेचारे सो नहीं पाते हैं, उनके बच्चे भूखे नंगे पड़े रहते हैं। हाँ, सरकार कभी सूद नहीं लेती कि आखिर भाई ये भी तो हमारे समाज के हिस्सा हैं। मेयर का काम क्या है? पूरे शहर का मेयर जो होता है, मेयर का काम होता है कि हर व्यक्ति को उसके हक देना, और उसको कभी देखो अब भूखा नंगा उसके बच्चे पड़े हुए हैं, बीमार पड़ा हुआ है, ना वहाँ हॉस्पिटल का इंतजाम है, ना स्कूल का इंतजाम है, मतलब उनके बच्चे पढ़ेंगे। चीज़ें ऐसी होती ना जो मेयर के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि हमारे जो प्रदेश है उसमें कई लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट अलग हो, यूनियन लिस्ट अलग हो गई। हाँ, जो मेयर के अंदर आती है उसी की बात कर रहा हूँ मैं, शहर के मेयर के अंदर जो आती है उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शहर में जो नगर निगम के स्कूल बने, क्या उसका दूसरीकरण नहीं होना चाहिए? क्या उसकी सुंदरता, उसको बना बढ़िया से बना करके गरीब असहाय बच्चों को वहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता है? लेकिन नहीं, बंद कर दिया गया। क्या शहर में नगर निगम के अंदर जो हॉस्पिटल, छोटे छोटे अस्पताल जो बनाए गए थे, मोहल्ले अस्पताल जो बनाए गए थे, वो आज बंद पड़े हुए? क्या मेयर वो खोल नहीं सकता है? मेयर उसको खोल सकते हैं। और आपको अगर मौका मिलेगा तो इन सब चीज़ों पर आप काम करने का, हमें अगर शहर की जनता मौका देगी, निश्चित तौर पे जो मलिन बस्तियों की हाल है, उस जो हाल बेहाल हुआ है, उसको मैं एक सुंदरीकरण के रूप में दिखाऊंगा, मैं एक बना के रहूँगा। और दूसरी चीज़, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनको रहने का एक छत दूंगा, सरकार की तरफ से दिलवाऊंगा उनको छत। और दूसरी चीज़, जो वहाँ पर जो नालियाँ चौक पड़ी हुए, सारे नालियाँ साफ करवा करके उसको बंद करवा करके ऊपर से ढक्कन लगा करके, ताकि वहाँ के बच्चों को उससे उसकी दुर्गंध से या उसकी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखेंगे, का पूरा ख्याल रखा जाएगा गरीब असहाय लोगों के लिए। मैं देखता हूँ चौराहों पे जो है जाम लगा रहता है अक्सर। क्या हो गया भाई? अरे वो तो ठेले वाले लगाए हैं, आप ठेले वालों के लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं की है? आप ठेले वालों के लिए व्यवस्था, नगर निगम का काम क्या है? नगर निगम का काम, आप लोग कहते हैं कि नगर निगम की ज़मीन में ठेले वाले ठेला लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, और ये मूंगफली के ठेले लगाए हुए हैं, ये चाट का ठेला लगाए हुए हैं, उसका क्या है? उसका कोई निस्तारण है कि नहीं है? आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन पहला आपका प्रबल मुद्दा है कि आप जो लोग परेशान हैं मलिन बस्तियों में, उनको छत मुहैया कराने का काम करेंगे। तो ये मेरे साथ विजय मर्तोलिया जी थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमको कड़े शब्दों में बताया कि अगर उनको जनता मौका देगी तो वो क्या करेंगे। कांग्रेस के भीतर चल रही तमाम बातों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, और ये भी कहा कि अगर यहाँ पर उनको मौका मिलेगा तो सबसे पहले वो कानपुर की मलिन बस्तियों को दुरुस्त करने का काम करेंगे। आप देख रहे थे कबीर न्यूज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।